हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज क्लास 12th की बायोलॉजी का दूसरा दिन या फिर कह सकते हैं कि दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी और रिप्रोडक्शन की कितनी विधियाँ होती हैं, किस किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है जंतुओं में, इसके बारे में हमें जाना था। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है बेटा, कि जिसमें नए जीव की उत्पत्ति के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है कि नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कि दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने पहला स्टार्ट किया था अलैंगिक जनन। मैंने आप लोगों को चार्ट भी बताया था, बना के दिखाया था, फिर से आप लोग देख लीजिए। तो हमने अलैंगिक जनन में देखा था कि अलैंगिक जनन भी दो प्रकार से होता है। पौधों में कायिक जनन पहला, और दूसरा है एकल जीव जनन। तो पिछले वीडियो में हमने एकल जीव जनन के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना था। एकल जीव जनन भी कई भागों में बटा हुआ है, जैसे कि द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका, खंडीभवन, पुनरुद्भवन आदि। तो आज हम पौधों में कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में कायिक जनन वाला जो पार्ट है ये काफ़ी लंबा पार्ट है बेटा, तो इसको जब आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप इसे कर नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा टॉपिक किसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और समझें, तब नोट्स बनाने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं पौधों में कायिक जनन क्या होता है। देखिए, कायिक जनन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक नया पौधा जो होता है वो अपने मदर प्लांट से, मातृ पौधे से, ठीक है, वो अपने मातृ पौधे के किसी भी कायिक भाग से बन जाता है। कायिक भाग मतलब कि प्लांट का पूरा शरीर ही, जैसे कि तना, जड़, पत्तियाँ, ठीक है, फूल, तो किसी भी भाग से अगर नया पौधा जन्म ले रहा है तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। फिर से सुन लेते हैं इसको, कि मातृ पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का बनना ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। नए पौधे के सभी लक्षण व सभी गुण अपने मातृ पौधे के समान ही होते हैं। ठीक है, तो पौधों में कायिक जनन क्या होता है या कायिक जनन क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि पौधों में कायिक जनन जो है वो भी कई भागों में बटा हुआ है। इसका पहला है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होगा बेटा कृत्रिम कायिक जनन। लेकिन पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन को अच्छे से समझ लेते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन, देखिए बेटा नाम से ही क्लियर है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक कायिक जनन जो भी कहिए, कि जो भी पौधों के द्वारा जो भी नया पौधा उत्पन्न होगा वो प्राकृतिक रूप से ही उत्पन्न होगा। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब मनुष्यों द्वारा ये जो है नया प्रवर्धन नहीं होगा। ये क्या होगा, पौधा जो है उसमें खुद से, स्वयं से ही कोई भी पौधे का भाग जो है वो अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक कायिक जनन में पहला है भूमिगत तना। भूमिगत तना को समझते हैं कि भूमिगत तना जो है पौधे का ऐसा भाग जो भूमि के अंदर वृद्धि करता है और खाद्य पदार्थों का संचय करता है, लेकिन इसमें कुछ कक्षस्थ कलिकाएं भी निकलती हैं और जो कि वृद्धि करके एक नए पौधे को जन्म देती हैं। ठीक है, तो भूमिगत तना भी कई प्रकार से है। देखिए पहला है इसमें कंद। कंद के एग्जाम्पल हो जाएगा आलू। ठीक है, आलू किसका एग्जाम्पल है, ये भी किसका है, कंद का है। भूमि, यहाँ मैंने इसे फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, ध्यान से समझेंगे। देखिए बेटा ये पोटैटो ट्यूबर है, पोटैटो का यानी आलू कंद है। देखिए आलू सबने देखा ही होगा कि आलू जब नया रहता है तो उसमें किसी प्रकार के अंकुरण नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आलू पुराना होने लगता है तो उसमें आँखें आने लगती हैं, आई निकलने लगती है। ठीक है, देखिए
आप लोगों ने देखा ही होगा। और वही जो है जब आलू को बोया जाता है बेटा, तो इनको कई भागों में इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग में ये जो आई बड है वो पहुँचे। ठीक है, तो जिस जिस भाग में आई बड होता है वो जब भूमि में बो दिया जाता है उसे, तब उससे एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकंद। प्रकंद का उदाहरण है अदरक और हल्दी। इसमें भूमिगत तना जो होता है वह मृदा के समांतर, यानी कि ऐसे ऐसे समांतर हॉरिजॉन्टली जो है वो वृद्धि करता है। प्रकंद में कक्षस्थ कलिकाएं जैसे कि आलू में निकलती थी, वैसे ही इनमें भी कक्षस्थ कलिकाएं जो हैं स्थित होती हैं, वृद्धि करने लगती हैं, जिससे कि एक नए पौधा का निर्माण होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें नोड्स और इंटरनोड्स, नोड्स मतलब होता है पर्व, और नोड्स मीन्स होता है पर्व संध्या, और इंटरनोड्स मीन्स होते हैं पर्व। ठीक है, तो इनमें नोड्स और इंटरनोड्स स्थित रहते हैं। देखिए यहाँ मैंने राइजोम ऑफ जिंजर का फिगर बनाया हुआ है। आप लोग को इस फिगर में नोड्स, इंटरनोड और स्केली लीव्स और साथ में एक नए पौधे का उत्पन्न होना भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है देखिए समांतर एक सीधी रेखा में ये आगे बढ़ रहे हैं, और नीचे की साइड देखिए इनकी जड़ें दिख रही हैं। एडवेंटियस रूट, एडवेंटियस रूट और टैप रूट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोग फिगर देख के बनाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा घनकंद, यानी कि कॉर्म। ये एक ऐसा तना होता है जो मृदा मतलब मिट्टी में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इसमें पर्व संधियां पर कलिकाएं पाई जाती हैं। पर्व संधियां जो हैं उन्हीं पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि स्केली लिव्स मीन्स सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। इन कलिकाओं से नए पौधे का जन्म होता है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे अरवी हो गया, केसर है, जिमीकंद आदि। आइए इसका फिगर हम देख लेते हैं। देखिए ये अरबी का पौधा है और ये ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आप फिगर बना लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा शल्ककंद। यह तने का एक ऐसा रूपांतरण होता है जहाँ तना बहुत ही छोटा होता है तथा इस तने के चारों ओर स्थित जो शल्क पत्र यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं स्केल्स। ठीक है, जो शल्क पत्र होते हैं उन्हीं में भोजन का संचय होता है, और जिसके कारण ये तने जो हैं वो रसीले और गूदेदार हो जाते हैं। शल्क पत्रों के कक्ष में अनेक कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो कि नए पौधे को जन्म देती हैं। ठीक है, तो शल्क पत्र इसका शल्क कंद या बल्ब का उदाहरण है प्याज। ठीक, प्याज तो आप लोगों ने देखा ही होगा। प्याज कई परतों में होता है और उसी को बोलते हैं स्केल्स या शल्क पत्र, और वो मांसल हो जाता है। और बरसात के सीजन में आप लोग देखते हैं कि प्याज में से नए जो है पौधे उगने लगते हैं, है ना। तो क्या है, प्याज किसका उदाहरण है? शल्ककंद या बल्ब का। ठीक है, जितना भी मैंने अभी आप लोगों को बताया भूमिगत तने के जितने भी एग्जाम्पल हैं, इससे पूछा जाता है, क्वेश्चन इस पे बनता है। जैसे आलू ही है, पूछ लिया जाएगा कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, या अदरक और हल्दी का कौन सा भाग हम खाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आलू का है वो तना खाया जाता है, और आलू किसका एग्जाम्पल है? कंद का, ट्यूबर का। ठीक, अदरक और हल्दी का किसका रूपांतरण है? ये राइजोम का है, प्रकंद का। ठीक, अरवी क्या है? घनकंद है, और प्याज क्या है? शल्ककंद है। ठीक है, प्याज के अलावा शल्ककंद का और भी एग्जाम्पल है लहसुन, रजनीगंधा, ट्यूलिप आदि। फिगर आप लोग देख लीजिए बहुत ही ध्यान से।
तो भूमिगत तना जो है इन्हीं 4 भागों में बटा हुआ था, कंद, प्रकंद, घन कंद और शल्क कंद। अब भूमिगत तने के बाद हम नेक्स्ट आ रहे हैं, हमारा जो बी वाला है वो है अर्धवायवीय तना। भूमिगत तने की तरह अर्धवायवीय तना भी कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है। भूमिगत तना जैसे नाम से ही क्लियर था कि ऐसा तना, पौधे के तने का वो भाग जो भूमि के अंदर उगता है, ठीक है। अर्धवायवीय तना जैसे नाम से ही क्लियर है ये भी कि पौधे के तने का वो भाग जो भूमि के ऊपर उगता है। देखिए अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना ऐसा तना जो भूमि में भूमि के समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है, यानी कि जैसे ये मृदा है तो मृदा के ही समांतर वो ऐसे वृद्धि करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के तने को हम कहते हैं अर्धवायवीय तना, ठीक। यानी अर्धवायवीय नाम यानी कि आधा वो वायु में है और कुछ भाग उसका मृदा से भी लगा हुआ है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं अर्धवायवीय तना। इसकी प्रत्येक पर्व संधि से जड़ तथा शाखाएं निकलती हैं और कभी कभी पर्व संधि से कुछ भाग मृदा के अंदर या जल में भी मिलता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ है ऊपरी भूस्तारी, एग्जाम्पल है कहिए प्रकार, है ना। ऊपरी भूस्तारी रनर, भूस्तारी स्टोलन, भूस्तारी का ऑफसेट एंड अंतः भूस्तारी सकर। अब आइए इसका पहला प्रकार जो है ऊपरी भूस्तारी रनर पे। ये क्या होता है, ये मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है और प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं और एक शाखा निकलती है, और जो कि शाखाएं वृद्धि करके एक नए पौधे को जन्म दे देती हैं। ये इसका फिगर मैंने आप लोगों को समझाया है, बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ देखिए ये दूब घास का पौधा है, ठीक। ये इसे बोलते हैं नोड्स, यानी कि पर्व संधि। ये देखिए ये मृदा में क्षैतिज रूप से वृद्धि कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नोड्स है यहाँ भी, तो यही नोड्स जो है विकसित होकर एक नए पौधे को जन्म दे रहा है, ठीक है। और इस प्रकार के तने में किस प्रकार की जड़ें पाई जाएंगी, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट पाई जाएंगी, ठीक है। ये रनर्स ऑफ साइनोडॉन, साइनोडॉन को बोलते हैं दूब घास। अब नेक्स्ट है हमारा भूस्तारी यानी कि स्टोलन। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें एवं वायवीय शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। भूस्तारी या स्टोलन जो है जब छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो प्रत्येक वायवीय भाग से एक नया पौधा बन जाता है, ठीक। देखिए यहाँ स्टोलन का फिगर मैंने बनाया है, ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है, ठीक है। देखिए स्ट्रॉबेरी के लिए नीचे से एक तना जो है मृदा के समांतर वृद्धि कर रहा है। यहाँ देखिए नोड से स्केल लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि आगे वृद्धि करके एक नए पौधे को जन्म देता है। अब नेक्स्ट है हमारा भूस्तारिका ऑफसेट। तो जलोदभिद होने के कारण इनकी जो पर्वसंधियाँ यानी नोड्स होते हैं वो जल के अंदर डूबी हुई होती हैं। प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है, एक समूह निकलता है, और जिसके नीचे जड़ों का भी गुच्छा होता है, और जो कि अपने मदर प्लांट से अलग होकर एक नया ही पौधा बना लेता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे जलकुंभी, पिस्टिया आदि। इसका फिगर देख लीजिए। यहाँ ऑफसेट जो है नीचे देखिए, ऊपर नीचे रूट है
यानी जड़ों का समूह है, और जस्ट उसके ऊपर जो है अपोजिट में पत्तियों का समूह है। ठीक है, तो ये मैंने पिस्टिया का फिगर बनाया है। सेम इसी तरीके से जलकुंभी में भी पाया जाता है, ऊपर पत्तियों का समूह होता है और उसके जस्ट नीचे ही जड़ों का समूह होता है। ठीक है, और ये ऑफसेट जो है जब और अधिक वृद्धि कर जाते हैं तो ये अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक पूरे समूह का निर्माण कर देते हैं। जैसे तालाब में आप लोगों ने देखा होगा ना, जो बहुत पुराने तालाब होते हैं, तो उसमें जलकुंभी इसी तरीके से एकत्रित हो जाती है। एक किनारे पर विकसित होकर ये धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल जाती है। अब नेक्स्ट है अंतःभूस्तारी यानी कि सकस। इसमें क्या होता है, मुख्य तना जो है वो मृदा के अंदर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है और क्षैतिज तने की प्रत्येक पर्व संधि से एक नया पौधा बन जाता है और वो मृदा के बाहर निकल आता है। ठीक है, जैसे कि पुदीना हो गया, गुलदाउदी आदि। देखिए, अभी मैंने बताया कि जो मुख्य है तना, वही जो है मृदा के भीतर की ओर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है और एक नए पौधे का निर्माण करता है, और जिससे कि वो पौधा भूमि के अंदर विकसित होकर भूमि के ऊपर या भूमि के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है किसमें देखते हैं हम, पुदीना में, मिंट में, गुलदाउदी में। ठीक है, पौधों के तने वाले भाग से नया पौधा किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तने में ही दो प्रकार से हमने पढ़ा है कि एक भूमिगत तना होता है और एक होता है अर्धवायवी तना। ठीक है, भूमिगत तने से किस प्रकार एक नए पौधे का निर्माण होता है और अर्धवायवी तने से किस प्रकार एक नए पौधे का निर्माण होता है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हमारा नेक्स्ट है रूट यानी कि मूल। ठीक है, यानी कि जड़ जो है, जड़ किस प्रकार से एक नए पौधे को जन्म देता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ पौधे जैसे कि शकरकंद, सतावर, डहेलिया आदि में जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और इन्हीं कलिकाओं से एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ों पर भी अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो कि विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे कि शीशम, मुराया। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने शकरकंद का फिगर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ आपको और समझ में आ रही होगी कि शकरकंद का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, रूट होता है, जड़। ठीक है, सतावर हुआ शकरकंद, इसका खाया जाने वाला भाग होता है जड़। ठीक है, ये अपने भोज्य पदार्थ का संग्रह अपनी जड़ों में करती हैं। यहाँ देखिए शकरकंद के सरफेस के ऊपर से आपको अन्य प्रकार की जड़ें जो हैं, जड़ जैसी संरचना दिख रही होगी। ठीक है, तो यही जो है जड़ जो है और विकसित होकर एक नए पौधे को बनाती हैं, उत्पन्न करती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लीफ यानी कि पत्ती। पत्तियाँ कैसे नए पौधे को जन्म देती हैं। एक पौधा होता है जिसका नाम है ब्रायोफिलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है बेटा, बहुत अच्छे से नाम इसका याद रखेंगे, ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम। और एक और पौधा होता है केलेंचो। तो ब्रायोफिलम और केलेंचो में पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होने लगती हैं और यही अपस्थानिक कलिकाएं थोड़ी सी और विकसित हो जाती हैं जब, तो ये छोटे छोटे पौधों में परिवर्तित हो जाती हैं और ये पौधे और विकसित होकर पत्तियों से अलग हो जाते हैं और एक नए ही पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक पौधा है बिगोनिया, या बिगोनिया का एक और नाम है एलिफेंट ईयर प्लांट। तो इसमें भी पत्तियों के किनारे इस तरह से अपस्थानिक कलिकाएं जो हैं विकसित होने लगती हैं जो कि वृद्धि करके एक नए पौधे को जन्म देती हैं।
तो पौधे का नाम याद रखिएगा जिसमें लीफ से एक नए पौधे का निर्माण होता है। कौन कौन सा पौधा है? ब्रायोफिलम, कैलेंचो, बिगोनिया। ये ब्रायोफिलम का लीफ है। ये देखिए पत्तियों के किनारे जो हैं इसी तरीके से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं और एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। विकसित होने पर यहाँ से ये पत्ती से अलग हो जाती हैं और मृदा में पहुंचकर एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रकलिका यानी कि बल्बिल। इसमें पौधे के पुष्प क्रम यानी कि फूल पुष्प के निचले भाग के कुछ पुष्प प्रकलिकाएं जो हैं वही रूपांतरित होकर बहुकोशिकीय संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। और ये प्रकलिकाएं मातृ पौधे से अलग होकर एक नए पौधे के रूप में विकसित होती हैं। फिर से सुन लीजिए कि जो पुष्प क्रम के निचले भाग के कुछ पुष्प प्रकलिकाएं जो हैं रूपांतरित होकर बहुकोशिकीय संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं और मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार ये किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? ये खट्टी बूटी और कुछ प्याज में भी पाया जाता है और एक अमेरिकन एलोए है, उसमें भी इसी प्रकार से नए पौधे का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से प्रकलिकाएं जो हैं विकसित हो रही हैं। इसी प्रकार से कई, मैंने एक ही बनाया है लेकिन इसी प्रकार से कई अन्य भी प्रकलिकाएं इस तरह से विकसित होती हैं और जो और विकसित होकर मेन प्लांट से अलग हो जाएंगी और नए पौधे को जन्म दे देती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का कंप्लीट होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में।